हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। और AJPSUs की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया सेशंस होता है डेली क्विज का, जिसमें हम 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा जो RS खुरमी के सॉल्यूशंस की सीरीज़ थी वो आज शाम से चालू हो जाएगी। शाम को आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से इस बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो HAL के एग्ज़ाम है, HAL HPCL वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें, और NMDC का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो सारे ही एग्ज़ाम जो होते हैं PSU के या कोई से भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद ही जानते होंगे, प्रोडक्शन हो गया, सोम हो गया, टोम हो गया, थर्मो हो गया, ये सारे ही टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ 5-6 टॉपिक अगर आप कवर कर लो तो लगभग आप 70% ऑफ द सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। तो पहले हम वही टॉपिक निपटाएंगे जो एग्जाम्स में आने की, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। और पिछली बार जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा था उससे वे बेटर एक्सप्लेनेशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। बीच में मैं एनिमेशंस समझाने के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है उसमें मैं एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स अलग से ऐड करूँगा। RS खुरमी में तो सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं, पर उसके अलावा जो भी डायग्राम या ग्राफ वगैरह लगेंगे वो सारे प्रॉपरली मैं उसमें डालूंगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। उन प्रोसेस को अगर आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश करूंगा कि मैं उसमें कुछ वीडियो इंसर्ट कर दूं PPT में, ताकि आपको प्रोसेस भी अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जब आए, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो रटने वाले क्वेश्चंस हो, सारे ही सारे आपसे बने, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट इस बुक को प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग करके ख़त्म करें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाती हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा मेट्रोलॉजी में यूज़ होता है 50 H8 G7 लिख देगा, G8 लिख देगा, इस तरीके से लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? 50 का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो 50 की बात करें तो ये तो बेसिक साइज हो जाता है। 50 हमारा बेसिक साइज होगा, और ये कैपिटल H के साथ जो लिखा हुआ है कैपिटल H8, तो ये हो जाएगा होल टॉलरेंस जोन। और ये F7 जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा शाफ्ट टॉलरेंस जोन। तो पहले होल आएगा, फिर आपका शाफ्ट आएगा। ठीक है, और ये जो H है ना, ये H8 तो आपका होल टॉलरेंस जोन बता रहा है पूरा। ये सिर्फ जो H है, ये सिर्फ H आपका फंडामेंटल डिविएशंस बताता है। ठीक है, और 8 जो है ये IT के होते हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो निकाली जाती है। उसका पूरा एक चार्ट होता है, ज़रूरत लगेगी तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। A steel specimen of 150 mm square in cross section stretched by 0.05 mm over a 50 mm gauge length under an axial load of 30 kilonewton. What is the strain energy stored in the specimen? तो strain energy stored का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे न्यूटन मीटर में पूछा गया है ना, मतलब जो आपका जूल में पूछा गया है। ठीक है, मतलब एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछ रहा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ P²L बाय ये AE, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम पूछता तो डिवाइड कर देते A इंटू L से, तो हो जाता P² डिवाइडेड बाय 2A²E। ठीक है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है और आप गलत लगा के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 P² कितना हो जाएगा? ध्यान से 30,000 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, का स्क्वायर। लेंथ भी जो है वो मैं रखूंगा मीटर में, तो 0.05 रखूंगा। और एरिया जो है, एरिया 150 mm² है। अच्छा देखिए, ये जो E है ये होता है, एक ट्रिक बता देता हूँ, हो सकता है आपको पता ही हो, गीगा पास्कल है ना, तो इसमें 10⁻³ कर दूंगा तो ये मेगा पास्कल में आ गया। ठीक है, 1 मेगा पास्कल जो होती है वो होती है 1 न्यूटन पर mm² के बराबर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मेगा पास्कल में रख देता हूँ, तो ये जाएगा
200 इंटू 10⁻³ इंटू कितना 150। ये mm² में, ये न्यूटन पर mm² में थी, इसमें मैंने mm² मल्टीप्लाई कर दिया तो mm² से mm² कट गया, बचेगा क्या न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन का स्क्वायर है तो 1 न्यूटन चला जाएगा और ये मीटर में है तो न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि वेलोसिटी कंपोनेंट। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है कि अगर उसका अगर आप डेरिवेशन लेते हैं किसी एक डायरेक्शन में तो हम वो उसकी वेलोसिटी दे देता है। तो ले लेंगे नेगेटिव डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन dou/dou(x) माइनस में अगर लेंगे तो ये जाएगा 2x, ओके, और माइनस में लेंगे तो ये -2x हो जाएगा, फिर dou/dou(y) हो जाएगा, माइनस के साइन लेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है तो ये 2y हो जाएगा। कितना x = 3 पे चाहिए था तो ये -6 हो जाएगा और ये y की जगह 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड का आपका बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है गियर्स। ये काफ़ी पूछे जाते हैं गियर्स, उनकी एक्सेस किस तरीके से होंगी, कई बार एप्लीकेशंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो हेलिकल गियर्स होते हैं, हेलिकल गियर्स के केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सेस होती हैं वो पैरेलल होंगी हेलिकल गियर में और टीथ जो होंगे वो इंक्लाइंड होंगे। तो ए का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो गया, मतलब ये हो सकता है। चलो इसमें तो ये एक ही ऑप्शन से खत्म हो गया। रैक एंड पिनियन की बात करें तो रैक आपको ऐसा पता है नीचे लेटा रहता है, इसमें इस तरीके से टीथ होते हैं और पिनियन जो होगा वो ऊपर सर्कुलर होगा। तो एक जो रेडियस होगा वो गियर का इनफाइनाइट होगा। तो ठीक है, तो डी का तो आपका 5 ही हो जाएगा। ठीक है, डी का 5 हो गया। फिर हाइपॉइड गियर की बात करें तो हाइपॉइड गियर तो बहुत ही आसान है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग वाला गियर, तो बी का 1 हो जाएगा। और सी स्पाइरल बीवर गियर में क्या हो जाता है, द एक्सेस आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग विद टीथ इंक्लाइन टू एक्सेस, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो आपका कुल मिला के ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्पर गियर है। स्पर गियर में क्या है, जो टीथ है ना वो एकदम पैरेलल है एक्सेस के, है ना, स्ट्रेट टीथ है। इसकी वजह से क्या होता है कि सडन इंगेजमेंट होता है, तो जिसकी वजह से प्रोफाइल पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं हम, हेरिकबोन गियर की बात करें तो थोड़ा सा हम इसको इंक्लाइंड बना देते हैं, तो इसमें ग्रेजुअल जो है वो आपका इंगेजमेंट होता है, जिसकी वजह से प्रोफाइल पे जो डैमेज होता है वो नहीं होता। फिर ये बिवल गियर है, ये देख सकते हैं, इसको आप अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे ना तो आपको दिखेगा ये कोन के ऊपर ये टीथ कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये बिवल गियर्स हो गए। वॉर्म व्हील की देखें तो इसकी एक्सेस ऐसी है, इसकी एक्सेस ऐसी है, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे पर आपस में परपेंडिकुलर पे होंगे, समझ रहे हैं ना। इसको आप जेड एक्सेस बोल सकते हो, ये एक्स एक्सेस बोल सकते हो, ये वाई एक्सेस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का गैप होगा। रैक देख सकते हैं, ये रैक है तो ये रैक लेटा हुआ है और ऊपर पिनियन है, इसकी एक्सेस ऐसी है और उसका तो इनफाइनाइट रेडियस है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इंटरनल गियर भी यहाँ पे बना हुआ है। वैक्यूम को मेजर करना है तो किससे करेंगे, वैक्यूम को मेजर करते हैं मैक्लॉयड गेज से। मैक्लॉयड गेज यूज होता है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, किस काम के लिए यूज होती हैं, तो ऑटो कोलोनोमीटर जो होता है, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको ध्यान से सही कर लेना। यूज्ड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल गियर्स। स्मॉल एंगल्स अगर आपको मेजर करने हैं तो फिर ऑटो कोलोनोमीटर यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक प्रोब यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड द प्रेजेंस, उनकी डिटेक्शन के लिए। जैसे ये आपके मोबाइल में भी लगा रहता है, ये जो आपका मोबाइल रहता है ना उसके यहाँ पे रहता है। जब आप कॉल करते हो ना तो अगर आपका ये जो फ़ोन है ये आपने कान से चिपका के रखा है तो लाइट बुझ जाती है। ठीक है, और जैसे ही दूर करोगे तो वो लाइट जल जाती है, तो वो अल्ट्रासोनिक प्रोब की वजह से होता है। ठीक है, प्लैनीमीटर क्या होता है, प्लैनीमीटर किसी भी मान लो ऐसी सरफेस है आपके पास, उसकी पूरी बाउंड्री पे आप प्लैनीमीटर घुमा दोगे तो वो आपको बता देगा कि इसका एरिया कितना है। तो जैसे अगर मैप वगैरह बनाते थे ना, मैप वगैरह जब बनाते हैं तो जो मान लो इंडिया का मैप बनाया आपने, है ना, मैप बना लिया और इंडिया का आपको ये तो पता ही है कि कितना उसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है, तो सेम एरिया से करस्पॉन्डिंग एरिया आपका मैप का भी तो होना चाहिए ना। तो जितना एरिया मैप का होगा उसको अपन कंपेयर कर लेंगे उसके साथ। मान लो उसका कुछ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आता है तो वो अपने इंडिया के एरिया के बराबर होगा, जो लैंड एरिया के बराबर होगा। तो फिर आप देख सकते हो कि बीच के स्टेट का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो। तो प्लैनीमीटर अगर है तो फिर आप किसी सरफेस का
उसकी बाउंड्री को ट्रेस करके उसका सरफेस एरिया मेजर कर सकते हो। तो ये कार्टोग्राफी में यूज होता है। हॉट वायर एनीमोमीटर की बात करें तो ये वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस के लिए यूज होता है, 3 हो जाएगा। टेकोमीटर अगर आपने आईसी इंजन में पढ़ा हो तो ये रोटेशनल स्पीड निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डायनामोमीटर फोर्स निकालते हैं, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होता है, टेकोमीटर से रोटेशनल स्पीड निकाल लेते हैं, तो हम अपन निकाल लेते हैं क्या, ब्रेक पावर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टेकोमीटर जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 3 यहाँ पे डी ऑप्शन ऐसे ही हो गया, ठीक है। पिटॉट ट्यूब जो होती है वो वैसे तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए होती है, पर वहाँ पे जो उसका जो एंड होता है उस पे फ्लूइड जो है वो स्टेग्नेशन पे आ जाता है। तो स्टेग्नेशन प्रेशर भी कई बार किताबों में ये क्वेश्चन भी दिया रहता है इस फॉर्म में। और वी नॉच वेयर की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होता है। रोटामीटर भी डिस्चार्ज मेजर करता है, वेंचुरीमीटर, ये सब डिस्चार्ज मेजर करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेशर राइज इन द रोटर ब्लेड मतलब मूविंग ब्लेड टू द प्रेशर राइज इन द स्टेज इज इन एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो ये हो जाएगा आपकी डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लोग बोलते हैं, डेल्टा एच मूविंग ब्लेड में डिवाइडेड बाय डेल्टा एच स्टेज में, और डेल्टा एच स्टेज को कह देते हैं डेल्टा एच फिक्स प्लस डेल्टा एच मूविंग, ठीक है। एंथैल्पी इन मूविंग, एंथैल्पी इन फिक्स्ड। यहाँ पे दिया हुआ एक रिएक्शन टरबाइन है जिसका एंथैल्पी ड्रॉप स्टेज में दिया हुआ है 60 यूनिट का है और मूविंग ब्लेड में 32 यूनिट का है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका लग जाएगा। मूविंग में कितना है 32, स्टेज में कितना है 60। सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। टाइलर सर्फ किस लिए यूज होता है, तो टाइलर सर्फ से रफनेस मेजर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है कि HAL जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि विजाक स्टील में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विजाक स्टील वगैरह के एग्जाम्स में मेट्रोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो हर ही एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर मुझे लगता है कि HAL के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं इनको एक सेपरेट वीडियो बना के भी कवर कर लूँगा कि टाइलर सर्फ किस लिए यूज़ होता है, ऑटोक्लिनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रोब और जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके मेट्रोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उन सब का एप्लीकेशन, उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, ये सब मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा जल्दी। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक अगर आप क्यूब के अंदर बैठे आओगे तो जो भी उसके कॉर्नर पे जो भी एटम है वो आपके क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। तो कितने होते हैं क्यूब, 8 कॉर्नर होते हैं, तो सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक में आपके 6 हो जाएंगे, बॉडी सेंटर्ड में 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो क्यूबिक में 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, फेस सेंटर में 4 होंगे, हेक्सागोनल में 6 होंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर CN दिया हुआ है, तो बॉडी सेंटर्ड का तो पता है 8 होगा, फेस सेंटर का 12 होगा और हेक्सागोनल का भी 12 होता है। और ये A/R रेशियो है। ए क्या होता है, ए है आपका जो क्यूब है उसकी साइड, ठीक है, और R जो है वो रेडियस है किसका, जो आपका जो एटम वहाँ पे रखा हुआ है, जो स्फेरिकल एटम है, ठीक है। और ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये पूरा चार्ट ही आपको रटा हुआ होना चाहिए। वैसे तो आपको रटे ही होगा, पर फिर भी मैंने अपनी सहूलियत के लिए डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाल दिया कि ये सिंपल क्यूबिक किस तरीके से होता है। ये बॉडी सेंटर्ड, अभी देखिए बॉडी सेंटर्ड में आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ये आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। सिमिलरली ये फेस सेंटर में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप एक और बना लेंगे ना तो आपको दिखेगा कि जो है वो 12 आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, और ये हेक्सागोनल का दिया हुआ है। तो इसको आप पॉज करके या PDF डाउनलोड करके आराम से निहार सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।